कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ही नहीं, BN राव थे और संविधान भी उन्होंने नहीं लिखा है। और ऐसा भी बोला जाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों के चाटुकार थे। कितनी सच्चाई है इन बातों में? और हमारा भारतीय संविधान और मनुस्मृति, क्या इनमें कुछ विचार ऐसे भी है जो एक दूसरे से मिलते हैं? बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मनुस्मृति से नफरत करते हैं और कुछ लोग तो संविधान के भी खिलाफ है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये व्यवस्था इतनी ही अच्छी होती, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो हमारे समाज में, हमारे देश में आज जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और उनसे भी बढ़ के भ्रष्टाचार। अगर ये कायदे कानून जो संविधान में लिखे हैं इतने ही अच्छे होते तो अभी तक ये व्यवस्था सफल क्यों नहीं हुई? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से असफल हुई है क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां अभी भी है। कानून भी बने हैं इनके खिलाफ, लेकिन ये कानून नाम के है, इसका फायदा बहुत कम लोगों को हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि मनुस्मृति पूरी तरीके से बेकार ग्रंथ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज के हिसाब से, आज के परिप्रेक्ष्य में मानव समाज का कल्याण कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या मनुस्मृति में सारी बातें उल जुलूल है या फिर भारतीय संविधान या हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये पूरी तरीके से असफल हुई है। ये बोलना बहुत आसान होता है, हम उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाते, हम वो चीज डिजर्व करते ही नहीं है, तो अपने महापुरुषों पे सारे के सारे दोष मर दो, उनके सर पे सारा का सारा ठिकरा फोड़ दो कि तुम्हारी व्यवस्था भाई खराब थी, नहीं तो हम तो सुधर जाते। एक बार भी हम ये नहीं समझते कि व्यवस्था चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर सिस्टम चलाने वाला ही डिजर्व नहीं करता या जिनके लिए सिस्टम बनाया गया है वो उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते, तो चाहे कितनी ही अच्छी व्यवस्था आपके सामने रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी परंपराएं जो हम मानते हैं उसमें हम इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, उसको हम पकड़ के बैठ चुके हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि व्यवस्था खराब है, लेकिन हम उनसे बाहर आना ही नहीं चाहते। कुछ लोग जो होते हैं समाज में, जो ऊंचे स्तर की बातें करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैचारिक रूप से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि समाज ऐसा है कि उनको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर वो कोशिश करते हैं तो कुछ लोग जो कि बहुत ज्यादा तादाद में हैं उनको खींच के वही वापस लाते हैं या उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम भी ऐसा ही करो जैसा हम बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं उस समय के इतिहास में। सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। उस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा में कुल मिला के 379 सदस्य थे, लेकिन फिर भारत का विभाजन होता है और बहुत सारे सदस्य उस तरफ चले जाते हैं पाकिस्तान की ओर, और फिर वापस बचते हैं हमारे पास 299। ये जो सदस्य थे इन्होंने चुनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। वैसे तो बहुत सारी कमेटियां थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर और 7 सदस्य थे इसमें, जिसमें कि सबसे मेन थे अम्बेडकर सर। उसके बाद एक नाम आता है BN राव। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, बल्कि कहा जाता है ये संवैधानिक एडवाइजर थे। इन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बाबा साहेब अम्बेडकर का। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, फिर चाहे संशोधन हो, अनुच्छेद हो, संविधान का महत्वपूर्ण मूलभूत ढांचा हो, फिर चाहे वो समानता हो, सामाजिकता हो, ये सारे विषय जो बहुत बड़े बड़े विषय है, इन पर गहन रिसर्च बाबा साहेब अम्बेडकर की ही थी। इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान बनाने में कुल मिला के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 11 बैठकें हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 1950 को संविधान लागू हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों, संगठन कभी खराब नहीं होता, संगठन चलाने वाले में खराबी होती है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसको सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। पार्टियां सभी अच्छी होती है, विचारधारा सबकी कहीं ना कहीं अच्छी होती है, कोई भी खराब विचारधारा नहीं अपनाते। हाँ, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है, लोक कल्याण। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब नहीं है। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। आप हैरान होंगे कि मनुस्मृति जो टेक्स्ट हमारे सामने है वो ओरिजिनल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पांडुलिपियां हमें बरामद हुई उसके बेस पर ही ये मनुस्मृति अभी हमारे सामने है। कुल मिला के इसमें 50 से ज्यादा पांडुलिपियां जो हमें प्राप्त हुई। सबसे पहली कलकत्ता में प्राप्त हुई थी 1776 के आसपास। आज अगर हम बात करें तो मनुस्मृति में 12 अध्याय है, 2500 से ज्यादा जो श्लोक है, कुछ 2000 से ज्यादा बोलते हैं, कुछ 2500 से ज्यादा बोलते हैं। ये जो श्लोक है ना, इनमें से केवल 1200 श्लोक ही ऐसे माने जाते हैं जो ऑथेंटिक है। मनुस्मृति केवल यही नहीं बोलती कि भाई वर्णाश्रम धर्म क्या है, उसमें बहुत कुछ है, ये बहुत व्यापक विषय उसमें कवर किए गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पर हम बहस कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी तरीके से ये भी नहीं जानते कि
क्या ये असली भी है या नहीं है, क्योंकि असली जो श्लोक है वो पूरी तरीके से हमारे सामने अभी तक नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि मनुस्मृति 4 भागों में विभक्त है। उनमें से एक भाग ऐसा है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है, जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, वो है वर्णाश्रम धर्म वाला भाग। इसमें यह बताया गया है कि समाज में 4 वर्ण होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर आपत्ति की बात यह है कि जो श्लोक है सबसे ज्यादा वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को है, वैश्य और शूद्र को ना के बराबर श्लोक उसमें है, और ब्राह्मण को सबसे सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है, बहुत ज्यादा अधिकार ब्राह्मणों को दिए गए। लेकिन मनुस्मृति यही नहीं रुकती, उसमें बहुत सारे कायदे कानून है। उसमें यह बताया गया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि उसमें यह भी बताया है कि एक जो किला है वो कैसा होना चाहिए, राजा का काम क्या है, पुरोहित का काम क्या है, अगर कोई राजा किसी दूत को भेजता है दूसरे राज्य में, वो कैसे भेजना है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें यह भी वर्णन है कि युद्ध कैसे करना है। कहा गया है कि सबसे पहले राजा को दूत भेजना चाहिए दूसरे राज्य में, उसके ऊपर आर्थिक दबाव डालो, लड़ाई झगड़ा लास्ट में होना चाहिए, मतलब युद्ध एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके सारे तरीके फेल हो जाए उसके बाद ही युद्ध करना जरूरी है, ये भी मनुस्मृति में लिखा है। और उसमें युद्ध के भी बहुत सारे कठोर नियम हैं, जैसे कि कोई राजा अगर हमला करे तो वहां के किसानों को ना छेड़े, उनको परेशान ना करे, रात्रि के वक्त युद्ध ना करे। ये सारे नियम मनुस्मृति से ही आए हैं। महिलाओं के लिए मनुस्मृति अलग अलग बात बोलती है। कहीं पर लिखा है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और कहीं पर महिलाओं के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं। हालांकि तलाक का प्रावधान भी मनुस्मृति में है अगर धोखाधड़ी करे कोई एक दूसरे से। शूद्रों के लिए भी बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो आपत्तिजनक है, जहां पर विवाद हो सकता है, जैसे कि शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता, अगर वो शास्त्रों के श्लोक सुने तो उनके कान में शीशा पिघला के डालो। इसके अलावा शूद्र ब्राह्मण के सामने बात नहीं कर सकता, वो जवाब नहीं दे सकता, अगर करे तो उसकी जीवा काट दो, उंगली दिखाए तो उंगली काट दो। ऐसे बहुत सारे श्लोक हो सकते हैं। ऐसी कुछ विवादास्पद बातें बताई जाती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकतंत्र सबसे सटीक और बेहतरीन व्यवस्था है, क्योंकि यही व्यवस्था एक ऐसी है जो हमें प्रगतिशील बना सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।